नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, एक के बाद एक तबादलों की लिस्ट जो है वो जारी हुई है और एक बार फिर से कल देर शाम 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। और ये 14 जो आईएएस हैं, ये ओहदेदार विभागों में बैठे हुए थे और एक बड़े पदों पर तैनात थे, जिसमें मुख्य सचिव से लेकर के एपीएस और प्रमुख सचिव का तबादला हुआ है। ये 14 अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ और ये तबादला एक्सप्रेस एक बड़ी तैयारी के साथ आई थी। और पिछले कई वर्षों से एक विभाग में जो जमे हुए अधिकारी थे, उनकी इस लिस्ट में उनका भी नाम था, उनका भी तबादला कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है और जो हैरानी की बात है कि जो सूबे के मुख्य सचिव हैं, उनको अब उनके पास एक भी विभाग नहीं रहेगा और उनके ज्यादातर जो विभाग हैं वो एपीएस जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, उनके पास चले गए हैं। तो ऐसे में जो कल देर रात 14 आईएएस अधिकारियों की सूची आई थी, उसमें जो तबादले किए गए थे, जो तमाम जो अधिकारी एक पद पर कई वर्षों से बने हुए थे, एक विभाग का कमान संभाले हुए थे, उनको उस विभाग से हटा करके दूसरे विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसमें निकल करके सामने आई है कि जो सूबे के मुख्य सचिव हैं, उनके पास अब एक भी विभाग नहीं रह जाएगा। अगर बात करें पर्यटन की, तो मुकेश मेश्राम का विभाग बदला है। संजय प्रसाद के पास से नागरिक उड्डयन हट गया है, लेकिन उनके पास जो गृह है, गोपन है, वीजा है, पासपोर्ट है और सूचना का भी प्रभार उनके पास बना हुआ है। एपीएस दीपक कुमार जो है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र के जो आयुक्त के रूप में, तो तमाम उनके पास जो विभाग बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है उत्तर प्रदेश की। तो मुख्य सचिव के पास फिलहाल कोई विभाग नहीं रह गया है, लेकिन जो 14 बड़े जो नाम थे, पार्थ सारथी सेन की बात की जाए, अमित घोष की बात की जाए, संजय प्रसाद की बात की जाए, दीपक कुमार की बात की जाए, मुकेश मेश्राम की बात की जाए, तो तमाम जो ये बड़े ओहदेदार पद पर बने हुए थे, इन लोगों के भी विभागों में फेरबदल किया गया है। इनका भी कहीं ना कहीं एक विभाग से हटा करके इनको दूसरे विभाग में तैनाती दी गई है। आईएएस अजय चौहान को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिली है, उपसा की एक अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। तो तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े ओहदेदार अधिकारी हैं, उनके विभागों में फेरबदल किया गया है। एक और आपको खबर बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्स रिफॉर्म को लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जीएसटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अब लोगों को रियायतें मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सूबे के सीएम ने साफ तौर पे कहा है कि किसानों को रसोई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं ना कहीं घर के निर्माण कार्य में, इन तमाम जगहों पर अब लोगों को रियायतें मिलेगी। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही, 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से, यानी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, किस तरीके से सीएम योगी बता रहे थे कि जो 4 स्लैब थे उनको घटा करके अब 2 में तब्दील कर दिया गया है और 2 स्लैब से कहीं ना कहीं जनता को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी कहीं ना कहीं जोर दिया कि जो लग्जरियस आइटम है उस पर अब 40% का टैक्स लगेगा। तो कहीं जिस तरीके से जीएसटी में कटौती की गई और टैक्स रिफॉर्म के रूप में, एक बदलाव के रूप में देखने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे, आईबीसी के दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, आपको बता दें कि रायबरेली की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो गौकसी के मामले में पुलिस रायबरेली ने थाना बदोकर क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी अमित सिंह के निर्देशन में
सॉरी अमित सिंह के नेतृत्व में, एसपी के निर्देशन में ये लगातार जब चोरी ये चौकसी हुई थी और इस मामले पे टूल पकड़ना शुरू किया। हिंदू संगठनों ने, जैसे कल भी हमने बताया कि टूल पकड़ना शुरू किया, और उस टूल ने आज जाकर के कहीं ना कहीं एक अपना कल शाम को ही इस चौकसी के मामले में मुख्य आरोपी टोटल बताए जा रहे थे लगभग 6, लेकिन इसमें टोटल आरोपी थे 12, जिसमें से 3 हिरासत में तुरंत ऑन द स्पॉट मौके से गिरफ्तार हो गए थे, और उसके बाद टोटल इसमें 11 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कल थाना भदोकर क्षेत्र ने की है। क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनी, थाना और क्षेत्र अधिकारी की टीम बनाई गई। उसमें जो है ताबड़तोड़ एक्शन किया गया, जिसमें 12 लोगों के गिरफ्तारी की गई है और 11 लोगों की गिरफ्तारी 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई है, और बड़े स्तर पर यह गिरफ्तारी की गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि ये सारी चीजें, और हिंदू संगठन लगातार एक बड़े धरने का आश्वासन दे रहा, धमकी दे रहा था कि हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे अगर ये नहीं। और अक्सर थाना भदोकर क्षेत्र जो है वहां अक्सर गौकसी का कांड और ऐसी चीजें सामने आती निकल करके, जिसमें एक सौहार्द जो हिंदू मुस्लिम का त्योहार है उसको भी लेकर के और कई ऐसी चीजों को लेकर के थाना भदोकर क्षेत्र में ऐसी घटनाएं चिटपिट बीच बीच में आती रहती है। तो उसी के तहत रायबरेली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन चलाया, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और गिरफ्तारी के साथ साथ उनको जो है न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। अब आने वाले समय में इससे भी एसपी रायबरेली और एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि किसी भी मामले में, इस ज्यादातर गौकसी के मामले में किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाएगा, और जो सजा होगी उससे भी कठोरतम सजा उनको दिलाई जाएगी या दी जाएगी। ये इंद्रवीर, यही सवाल है, कल भी मैंने इस सवाल को दोहराया था, और क्योंकि आप अधिकारियों से आपने पूछा जरूर होगा। सबसे बड़ी बात है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या ट्रेसेबल लोग होते हैं कि जो इस तरीके के कार्य कर रहे होते हैं, तो क्या इस बात की जानकारी पुलिस को रहती है कि ये लोग इसमें सम्मिलित हैं, या फिर नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कोई ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, या फिर जिन जगहों पर इस चीज को अंजाम दिया जाता है क्या पुलिस उस जगह पर समय समय पर अभियान चलाया करती है, या फिर सरकार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी पूरी मंशा है कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए किस तरीके के अभियान को चलाया जा रहा है, और कौन से लोगों को, क्या कोई यूनिट बनाई है, स्पेशल यूनिट बनाई है रायबरेली टीम ने, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं उस थाना क्षेत्र में होती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर जिस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि घटनाएं उस थाना भदोकर क्षेत्र में डेफिनेटली ये ऐसी घटनाएं जो है सामने निकल के आती रहती हैं, हर चौथे, पांचवें, छठे महीने में निकल के आती है। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग, बिल्कुल कुछ लोग को संदिग्ध थे पुलिस की नजर में, और कुछ लोग ये घटनाओं को जो जैसे कसाई के वहां घर से, शहर से रह करके उस थाना क्षेत्र के एरिया में जाकर के बन के घर बना लिया, तो ऐसे कुछ लोग संदिग्ध में थे। लेकिन उन लोगों को छोड़कर, जैसे आपने कहा क्या नए लोग कुछ आ गए, तो ये कुछ नए लोग थे जिन्होंने ये घटना को खारिज किया था, और उस खारिज के बाद मौके पर पकड़े भी गए। जो कुछ लोग ऐसे कसाई हैं जो जिस तरीके से जो पुलिस की नजर में भी रहते हैं, तो पुलिस उन पे, और वो हिस्सी सीटर भी रहे, तो पुलिस उन पे नजर बनाए रहती है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना को अंजाम दिया गया, ये नए लोग थे, और इसमें 11 लोग शामिल हुए थे। 11 के 11 को पुलिस ने दिखाया है जो है रास्ता, और उस तरीके से जिस घटना को अंजाम दिया था, ये कहीं ना कहीं अब एक बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है गौकसी को लेकर के। रायबरेली पुलिस ने जो 11 लोगों की गिरफ्तारी करी, इससे कहीं ना कहीं और जो करने वाले हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं एक सख्त सजा उनको मिलेगी। और एक दूसरी एक खंड और बता दूं, आजकल एक और छोटा सा सत्य में बता दूं कि आजकल चोरी का बड़ा माहौल चल रहा है, गांव हो कहीं भी हो, और चोरी के साथ साथ ड्रोन, हर गांव में, हर कस्बे में अब ड्रोन की एक अफवाह सी है, और कहीं कहीं देखे भी जा रहे हैं। हमारे पास वीडियो भी है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे सुल्तानपुर हो, नजदीकी जिले, हर जिले में, गांव में ज्यादातर अब ड्रोन की एक अफवाह सी चल रही है, और चोरों का एक वो है, और घटनाएं भी होती हैं। कल रायबरेली के परसों महाराज क्षेत्र से एक पक्के घर में जो है चोरों ने, डकैतों ने चेन काट के जो है चोरी कर ली, वो तस्वीर सामने आई। आज साला नसीराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की नकाबपोश बदमाश जाते हैं 4 उसके घर पे, और मुंह दबा करके 2 लोग महिला को पकड़ते हैं, 2 लोग घर में लूटते हैं, सोना चांदी लूटकर। ये खबर है, इसमें भी किसी आधिकारिक वर्जन नहीं है, लेकिन
ये खबर है और ये घटना हुई है थाना नसीराबाद क्षेत्र में। और ऐसे अब चोरी का माहौल शायद बन रहा है। जैसे तो हर चीज का एक समय होता है, जैसे वायरल का एक समय होता है और हर चीज, अब ये इस समय जो चल रहा है वो सर्दियां आना शुरू हो गई, तो अब कहीं ना कहीं चोरी का माहौल स्टार्ट हो गया। और हर जिले में ड्रोन की अफवाह, तो लोगों की ये अफवाह है कि लोग कहते हैं कि पहले अब घर स्कैन करते हैं, और गांव में ज्यादातर जो अनपढ़ लोग हैं वो कहते हैं भैया हमारा घर ऊपर से स्कैन कर ले रहे हैं। ऐसी खबरें आती हैं हम लोगों तक। लेकिन पुलिस ने और जो आला प्रशासन होते हैं उन्होंने कहा है कि आप ऐसे लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। जो हमारी अपनी ब्लॉक वाइज टीमें हैं उनको तैनात किया गया है, और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कुछ है तो उसको संज्ञान में लाए प्रशासन के, और ऐसी अफवाहों पे कि स्कैन कर लिया जा रहा है फिर चोरी हो रही है, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी, दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ भी होना संभव है। जिस तरीके से भाग का माहौल ड्रोन और चोरियों को लेकर के बना हुआ है। जी अगर हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और जगह जगह, ऐसा नहीं किसी एक जिले में इस तरीके का आतंक या इस तरह की खबरें उड़ी हो कि लगातार पुलिस को इस पे आकर के, प्रशासन को आके इस पर सफाई देनी पड़ी हो। कोई भी जिला हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी धीमे धीमे इसकी बयार चलती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये किसी वायरल की तरह है कि एक जगह से निकल करके दूसरी तरफ पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को इस पर जरूर नजर डालनी चाहिए। और अगर इस तरह की घटनाएं लगातार एक के बाद एक आम होती जा रही है, सुनाई दे रही है, तो सरकार को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और ऐसे तमाम लोगों को खिलाफ, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनके जी खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर शिकायतें कर रहे हैं तो उस शिकायतों को आधार बना करके कार्रवाई करनी चाहिए। और बिल्कुल इससे ये पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि अफवाह भर है। तो कहीं ना कहीं अगर अफवाह है तो उसको भी सामने लाना चाहिए, और अगर सच में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें लगातार फैल रही हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं और लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल लखन, आपको देखिए बता दें कि इस समय अगर बात करें तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत प्रतापगढ़ पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। फिलहाल प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का भले ही तबादला हो गया हो, क्योंकि कल एक तबादला एक्सप्रेस चली थी जिसमें 16 आईपीएसओं का तबादला हुआ था, जिसमें एक प्रतापगढ़ के भी एसपी थे डॉक्टर अनिल कुमार। फिलहाल जब उन्होंने प्रतापगढ़ की नस पकड़ी और उसी दौरान उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन बताते चले कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि आज से 3 से 4 दिन पहले एक महिला ने अपनी बच्ची के मुकदमा लिखाया था कि हमारी बच्ची के 2 साल की बच्ची के साथ हमारे देवर ने ही जो है रेप रेप किया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया था, आरोपी फरार चल रहा था। और कल देर रात मुखबिर की खास सूचना पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। पैर में उस अपराधी को पकड़ा गया है जिसका नाम आपको बताते चले कुंदन है। और लड़की जो 2 साल की बच्ची है, इसी लड़की के साथ जो है आरोपी ने जो है जघन्य अपराध किया था। फिलहाल पास्को एक्ट तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, अपराधी पकड़े गए थे। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। देखिए लगातार अभी हमारे साथी बता रहे थे कि ड्रोन, जिस तरीके से ड्रोन के लेकर के अफवाह, और खास तौर पर प्रतापगढ़ में इस समय बहुत ही ज्यादा अफवाह फैली हुई है। और फिलहाल एक नसरुद्दीन करके अपराधी है, उसको चोर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके पास से कई इतिहास और कई चोरी की घटनाएं दर्ज थी। अभी ये देखा गया कल, माफी चाहेंगे, परसों देर रात एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। सोचिए, ये कहीं ये अफवाह नहीं कहा जा सकता। अगर इतने बड़े अपराध, एक डकैती की घटना को अंजाम दिया, एक महिला के मुंह में कपड़ा भर करके, हाथ पांव बांध करके, पूरे परिवार को एक ही घर में बंद करके, और कुछ लोग बाहर रेकी कर रहे थे, आराम से डकैती डालते हैं और डकैती डालने के बाद वहां से निकल जाते हैं। और कोई नहीं होते हैं, ये वही होते हैं जो हमारे पुलिस के सूत्र भी बता रहे हैं और पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि वही लोग होते हैं जो बाढ़ पीड़ितों से होते हैं, पलायन
करते हैं और दूसरे जिलों में आकर के एक डेरा डालते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास रहना खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं होती। तो वो लोग अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई दूसरे शहर या प्रदेश कहीं से आ रहा है तो पुलिस का काम होता है वेरिफिकेशन करना। और ये अक्सर देखा जाता है, जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं वो लोग कहीं कहीं जाकर के दूसरे शहरों में डेरा डालते हैं। ये वही लोग हैं जो अभी अफवाहें चल रही हैं ड्रोन की, लगातार ड्रोन आज भी रात को जो है लोग जागते रहते हैं, घरों का पहरा देते हैं। ग्रामीण अंचलों में सबसे ज्यादा ड्रोन की अफवाहें फैली है। फिलहाल पुलिस इस पे भी वर्क कर रही है और पुलिस ऐसी जहां जहां से अफवाहें आ रही है सबसे ज्यादा पुलिस एक्टिव वही की जा रही है। और खासतौर से ये कहा जा रहा है कि किसी भी पे ध्यान न दें, इंस्ट्रूमेंट की गाड़ियों से, पुलिस की गाड़ियों से की जाती है। लगातार पुलिस हर गांव में जाके समझाती है कि ड्रोन जैसी कोई चीज, लेकिन ड्रोन का जो मामला अभी प्रतापगढ़ में खास तौर पे चल रहा है कि ड्रोन सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में देखे जा रहे हैं। सवाल यही है ज्ञानेंद्र कि देखिए, अगर अफवाह है ड्रोन वाली, तो ये चोरी की घटनाएं हो कैसी रही है? क्योंकि कोरिलेशन है। अगर रिलेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं लोग इसी बात का तो अंदेशा लगा रहे हैं, डर रहे हैं और रात भर निगरानी कर रहे हैं, जाग रहे हैं खुद की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने घर में रखे हुए सामान की सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि लोग लगातार इस तरीके की बार बार शिकायतें कर रहे हैं कि ड्रोन देखा जा रहा है, ड्रोन से रेकी की जा रही है, और अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो जरूर सवाल उठेंगे कि क्या सच में सच्चाई है ऐसी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये रहस्यमयी बीमारी की तरह बन गया है कि आखिरकार कैसा रहस्य है कि ड्रोन उड़ रहे हैं और पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा, किसी बड़े अधिकारी का इस पर कुछ बयान नहीं आ रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है और इसको अफवाह पर बताया जा रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि अभी रायबरेली से इंद्रवीर भी यही बात कह रहे थे, कुछ दिन पहले सुल्तानपुर में आपने प्रतापगढ़ से बताया भी था कि पुलिस के हाथ एक ड्रोन लगा है। लेकिन अगर अभी भी अफवाह भर है तो सवाल यही है कि आखिरकार अगर ये अफवाह है तो चोरी की घटनाएं, जो रेकी हो रही है, इस तरीके की चीजें कैसे सामने आ रही है? इसको अगर कोरिलेट किया जाए तो कहीं ना कहीं बातों में दम दिखाई दे रहा है कि शायद जो बात ग्रामीण कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है ज्ञानी। बिल्कुल सच्चाई है, तभी जो है ग्रामीण के लोग जाग रहे हैं, पूरी रात जो है डेरा डाल रहे हैं। शिफ्ट वाइज वो लोग जो है जागते हैं लाठी डंडे से और सब पूरे गांव में घूमते रहते हैं कि जागते रहिए जागते रहिए। जैसे रात में किसी थाने से एक चौकीदार को छोड़ा जाता है कि आप फला एरिया में जाएंगे और शोर मचाते रहेंगे, जागते रहो का ना बोलते रहेंगे। वैसे ही ग्रामीण भी अब यही कर रहे हैं, वो जागते रहो, पूरी रात को जागने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें ये होती हैं कि आपको बताते चले कि ड्रोन, हालांकि इस एक दो दिन से थोड़ा सा ड्रोन के मामलों में कमी देखी जा रही है। चोरी की घटनाएं घटित हो रही है, लगातार चोरी की घटना। मैंने आपको बताया ना कि डकैती जैसी घटना को एक अंजाम दिया गया। महिला ने कहा कि 3 लोग अंदर आए थे, हो सकता है कि वो 3 लोगों को बता दी थी कि मैं पहचान सकती हूँ, लेकिन बाहर और भी लोग हो सकते हैं। तो पक्का वो लोग पूरी रेकी किए थे और क्या पुलिस लाखों का सामान इस लेकर। पूरे मामले पर किसी को कोई जानकारी मिली है, कोई गिरफ्तार हुआ है, कुछ ऐसा पुलिस के पास कोई क्लू लगा है, कुछ ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है? ये भी अफवाह भर है। नहीं, अफ़वाह कोई नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि पुलिस बस ये कह रही है कि आप किसी दहशत में ना आएँ। सरकार ये कह रही है कि ड्रोन की घटनाओं को लेकर के पुलिस भी अपना बैकफुट नहीं जा रही है। वो कह रही है कि हाँ, ड्रोन है, क्योंकि ड्रोन उनको मिले हैं। ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से मार करके ड्रोन गिराए हैं, ड्रोन मिले हैं, पुलिस एक्सेप्ट कर रही है। बट बात ये आती है कि आखिर ये ड्रोन आ कहाँ से रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ड्रोन में कोई कैमरे लगे रहते हैं। मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले भी यही बताया कि ड्रोन मिलते हैं, रेकी की जाती है, फिर उसके बाद वहाँ घटना को अंजाम दिया जाता है। जो नसीरुद्दीन पकड़ा गया था, मैंने आपको बताया था कि उसके काफ़ी बड़े मेंबर्स हैं, काफ़ी बड़ा गैंग है और काफ़ी ज़्यादा उसके गुर्दे हैं, लेकिन वो केवल एक जो उसका मेन मेंबर था, वो नहीं पकड़ा गया। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएँ, क्योंकि देखिए प्रतापगढ़ में एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है, जिसका नाम चोरी अनवरल टीम रखी गई है और वो सिर्फ चोरी की केसों को देखती है। लेकिन सबसे ज़्यादा घटनाएँ अगर देखें, तो मैं आपको थाने गिनवा सकता हूँ कि जहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएँ सिर्फ चोरी होती है। वो है पहला लालगंज, दूसरा कोतवाली देहात, तीसरा कोरों थाना, चौथा कटनी, पांचवा पट्टी, छठा
आपका आज प्रदेश रहा, ये ऐसे थाने हैं कि जहाँ पे चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है और सबसे ज्यादा लोग हिंस के दहशत में है भी। और इस पुलिस ये भी कह रही है, बिल्कुल हाँ। अगर लगातार इस तरीके के थाने क्षेत्रों में इस तरीके की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं या फिर हो रही हैं तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों से पूछेगा, फिलहाल जिला कप्तान तो बदल दिए गए हैं, नए कप्तान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस घटना का खुलासा करने के लिए भी कहीं ना कहीं उनको इस पर एक विशेष काम करने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि ये ना सिर्फ प्रतापगढ़ का मुद्दा है बल्कि अब ये पूरे समूचे उत्तर प्रदेश का मुद्दा बन गया है, क्योंकि तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्रोन से रेकी करने के बाद चोर जो है वो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब देखते हैं जो नए पुलिस अधिकारी हैं, नए कप्तान हैं, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी जी। अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? आज बांदा रेलवे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर खड़ी मालगाड़ी में पेट्रोल वैगन के अंदर आग लग गई, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहां यात्री जो खड़े थे उनमें भगदड़ मच गया और वो इधर उधर भागने लगे। ये कानपुर के रास्ते रसूलपुर से गौमुख की तरफ जा रही थी मालगाड़ी, परंतु आग लगने के कारण वहां पर बताया जा रहा है कारण कि वहां पर रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था और कटर चलाया गया। कटर चलाने के बाद वहां पर जो कटर चला है उसकी चिंगारी से पेट्रोल वैगन में आग लग गई। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वहां पेट्रोल से भरी हुई मालगाड़ी वहां खड़ी थी तो रेलवे प्रशासन को वहां इस तरह का कटर चलाना नहीं चाहिए था। अगर इस तरह का कटर चला रहे थे तो ये सोच लेते कि पेट्रोल वैगन वहां खड़ी, पेट्रोल वैगन में जिस तरह से आग लगी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहां बांदा रेलवे स्टेशन जो मेन स्टेशन है वहां पर कितनी भीड़ रहती है, कितने लोग वहां खड़े रहते हैं, कितने यात्री रहते हैं, और उन यात्रियों में भगदड़ मच गई। अब ये रेलवे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है जो देखने वाली है खंड जी। अजय, सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर बांदा जैसे रेलवे स्टेशन पर, एक बड़े रेलवे स्टेशन पर इस तरह की घटना घटित हो जाती है और उस लापरवाही को क्या इतने हल्के में लिया जाएगा कि ऐसी घटना घट गई, इसको ऐसे ही किया जाएगा? क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? कोई जो जिम्मेदार थे जिनकी वजह से इस तरह की घटना घटित हुई? बिल्कुल मानव भूल हो सकती है, बिल्कुल मानव भूल हो सकती है, पर यह लापरवाही एक बड़े हादसे को कहीं ना कहीं न्योता दे सकती थी। एक बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं जो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी राजधानी लखनऊ में 150 साल पुराना एक पेड़ था, वो गिर गया। लगातार लोगों ने शिकायत की थी, नगर निगम अधिकारियों को की थी, वन विभाग में की थी, लेकिन लोग एक दूसरे के ऊपर ही टाल दिया करते थे। स्थिति ऐसी हुई कि वो पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई, कई लोग उसके नीचे दब गए, घायल हो गए। लेकिन जब हादसा हो गया तो उसके बाद नींद से जागने का क्या फायदा है? क्या फायदा उस नींद से जागने का? सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, कोई हादसा घटित हो जाता तो कौन जिम्मेदार है? उसके लिए क्या कोई कार्रवाई की है किसी के ऊपर? देखिए खंड जी, मैं आपको बता दूं, अभी रेलवे प्रशासन द्वारा तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल जांच की बात बताई जा रही है कि आखिर ये कैसे हुआ है। परंतु वहां जो कर्मचारी थे, अगर वो मौके पर वहां जो सिलेंडर रखे हुए थे उन सिलेंडर से आग नहीं बुझाते तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये तो बहुत बड़ा सवाल है रेलवे प्रशासन पर, और अभी इस पर स्पष्टीकरण कुछ भी रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं आया है। ये अगर ऐसा सोचने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल अजय, अगर ये सोचनीय विषय है, अगर ऐसा है तो अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिरकार इस तरह की घटना घटित हो जाती, कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? तमाम अधिकारियों से पूछिएगा, वहां जिम्मेदार है उनसे पूछिएगा। अजय बताइए, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। बिल्कुल अखंड जी, मैं कहूंगा अगर जनता को ये वीडियो प्ले करके दिखाया जाए एक बार कि किस तरह से वहां आग लगी थी बांदा में रेलवे स्टेशन पे। बिल्कुल अजय, अभी हम इस वीडियो को भी प्ले कर अखंड जी, ये वीडियो भी देख ली होगी जनता ने और आपने भी ये वीडियो देखा होगा, परंतु सवाल मैं अब भी यही कह रहा हूं, सवाल यही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी घटना रेलवे प्रशासन द्वारा की गई परंतु उच्च अधिकारियों का अभी तक इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी घटना वहां हो सकती थी, कितने यात्री वहां रहते हैं और उनके साथ भी दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल अजय, बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसी सवाल को उठा भी रहा है बीसी कि आखिरकार
इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, और जो भी जिम्मेदार है आखिरकार मानव भूल ही मान लिया जाए या फिर सच में एक बड़ी दुर्घटना को न्योता देने जैसा एक कार्य था कि इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर देखने को मिली है। अगर बड़ी दुर्घटना घट जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता। अजय, इस तमाम इस सवालों का जवाब जरूर वहां के अधिकारियों से लीजिएगा जो भी जिम्मेदार है, और पूछिएगा कि आखिरकार उन जिम्मेदार लोगों पर जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने इस घटना के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और क्या वजह थी कि इस पूरी घटना को अंजाम होते हुए देखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अजय। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर जी आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई के यहाँ जिला महिला अस्पताल में खड़े हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये जो 17 से 2 अक्टूबर तक ये एक अखबार कार्यक्रम कल चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ जिला महिला भारतीय जनता पार्टी की जिला महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी अलका गुप्ता जी हैं। यहाँ पर जो मरीजों को फल का वितरण किया हुआ है, आज हमारे साथ जो है हम उनसे जानना चाहें आज उन्होंने क्या कार्यक्रम किया। जी मैं आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज हम लोगों ने हमारे भारत के सबसे लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर को जन्मदिन था। उसी उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक निरंतर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहे हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। उसके निमित्त आज हम महिला मोर्चा हरदोई के द्वारा आज हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में महिला अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे साथ हमारे महिला अस्पताल के सीएमएस बहुत भी है, हमारी महिला मोर्चा है, और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसी तरीके से भारत वर्ष के हमारे सभी जनता जो उनकी सेवा करते रहे और ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, दीर्घायु प्रदान करे। इसीलिए हम लोगों ने पूजन हवन भी किया और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं। विद्यालयों में बच्चों के द्वारा प्रतियोगिताएं भी की जा रही, स्वच्छता अभियान भी किया जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु तक रहे ऐसी शुभकामनाएं हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, हम बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि भारत को ऐसे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं। इसलिए सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अगर कुछ सवाल करेंगे आप? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था, और लेकिन जो बीजेपी है वो सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक मना रही है। तो क्या 2027 के तैयारी के लिए, क्योंकि देखिए जन्मदिन तो एक दिन ही होता है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना लंबा एक कार्यक्रम रखा गया है तो सेवा पखवाड़ा के रूप में बीजेपी इसको मना रही है, तो क्या इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन जो लिया जा रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बीजेपी एक मैसेज भी देना चाहती है क्या? नहीं, ये तो हमारे प्रतिवर्ष इस तरीके से पूरा सेवा सप्ताह मनाया जाता है। चुनाव तो आने वाले हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी निरंतर धरातल पर कार्य करने का कार्य करती है। केवल चुनाव के मुद्दे लेकर हम लोग कार्य नहीं करते हैं, हम लोग निरंतर 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए उपलब्ध रहती है, उनके सुख दुख में खड़ी रहती है। केवल हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं कि चुनाव आया तो घर से निकल के वोट मांगना है, उनके लिए कार्यक्रम करना, ऐसा नहीं है। हम लोग का उद्देश्य है कि इस राज्य की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, उनके सुख दुख में खड़े रहना है। इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपने जन्मदिन को एक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और जन जन तक उनके जो माताओं को खासतौर पे स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती हैं, उनके लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं कि माताएं आकर स्वास्थ्य अपना परीक्षा निःशुल्क कराएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि माताएं ही स्वस्थ रहेंगी तभी उनका परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी उनके द्वारा जो बच्चे आने वाले बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे, जो हमारे भारत का नेतृत्व करेंगे आकर। तो ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि केवल सेवा सप्ताह के रूप में वोट चुनाव के लिए नहीं, निरंतर कार्य करती आ रही है। बिल्कुल, इसलिए देखिए लगातार बीजेपी एक के बाद एक अभियान चलाया करती है, लेकिन बिल्कुल अलग बात है क्योंकि सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरा जो बीजेपी ने पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ न सिर्फ कार्यकर्ता भी बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, लोकप्रिय नेता जैसा बार बार कहते भी आए हैं, तो उनका जन्मदिवस एक बड़े रूप में एक बड़े अंतर बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बीजेपी
जो सेवा पखवाड़ा मना रही है, तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, रक्तदान शिविर पे हो, या फिर जैसा कि आज वहाँ पे जो जिलाध्यक्ष वो बता रही है कि लोगों को, जो महिलाओं को वो फल वितरित करने आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि वो कार्यकर्ता, बीजेपी और उसके कार्यकर्ता जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। वो किसी विशेष का जन्मदिवस भी एक अच्छे कार्य के रूप में करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के आगे जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष थी वहां की हरदोई से, वो ये सब बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर लोगों की सेवा के लिए लगातार बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं। हमारे साथ सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, मैं खंड आपको बता दूं कि इस समय जो भनवापुर विकास खंड है, यहाँ एक मिनट ब्रजेश रुक जाइएगा, आदर्श कुछ अगर कहना चाह रहे हैं, अगर बताइए। आज हम ग्राम बताना पंचायतों में चाहे शौचालय हो। एक मिनट ब्रजेश, एक मिनट रुक अगर जाइए, आदर्श कुछ कहना चाह हमारे साथ में हमारे ऐसा ना श्रीमत सर से छोटा एक सवाल पूछना चाहेंगे सर। आज चूंकि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनका एक पखवाड़ा भी चला जो 2 अक्टूबर तक चला, सर उसके आप क्या कहेंगे? एक प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने उनके सुविधाएं जो महिलाओं से संबंधित और महिलाओं के लिए हैं, वो सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश, समय की कमी है, आदर्श फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ब्रजेश अपनी बात को रखिए। क्योंकि देखिए इस समय भनवापुर विकास खंड में ग्राम पंचायत फूलपुर लाला है। मान के चलिए कि इस समय जो है लगभग ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल है पूरा होने का समय भी आ गया है, और वहाँ लाखों रुपए से बना पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और जो आरआरसी सेंटर बनाया गया था कि जहाँ गांव का जो कूड़ा कचरा है वहाँ एकत्रित किया जाए, गांव में सफाई हो, और इसके बावजूद जो सामुदायिक शौचालय बनाया गया कि घर की जो बहू बेटियां उनको घर से जो है बाहर के लिए शौच ना जाना पड़े। तो ये सबसे बदहाल स्थिति देखिए, मेरे द्वारा विजुअल भेजा गया जो सामुदायिक शौचालय है उसमें तो आदमी नहीं जा रहे हैं, लेकिन पशुओं का एक अड्डा बन करके रह गया है। जब इस संबंध में बीडीओ भनवापुर एक विनोद मणि त्रिपाठी, उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया मैं उस गांव का जो है जांच करूंगा, लेकिन अब ये जांच होगा या फिर खाना पूर्ति होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे जांच होती तो इस तरीके से पशु वहां पर थोड़ा टहल रहे होते। क्या करेंगे जांच? जब वीडियो आएगा तब जांच करेंगे क्या? जब जांच तब करेंगे जब वीडियो विजुअल कोई दिखाएगा, तस्वीरें दिखाएगा। आपको जांच, अगर आप अधिकारी हैं, आपके पास जिम्मेदारी है, तो आपको तो समय समय पर जांच करनी चाहिए थी। अगर है आपके पास जिम्मेदारी तो क्या करेंगे? क्या तब जांच करेंगे क्या जब इस तरीके के विजुअल वायरल होंगे, सोशल मीडिया पर वायरल होंगे? वो पशुओं का अड्डा बन गया है या फिर आम जनता के लिए बनाया गया है? और यही हाल राजधानी में भी है कि मेयर भी जगह जगह पे जो सार्वजनिक शौचालय है उनकी कहीं ना कहीं एक चेकिंग कर रही थी और वहां पर बहुत खामियां मिली है। तो इस तरीके से जो लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती है इस तरीके की व्यवस्थाएं, अगर उस वही बदहाल है, वहां पर यह सुविधा देखने को मिल रही है, किसी तरीके की समस्या देखने को मिल रही है, तो जांच कौन करेगा? जांच करके करेंगे क्या? क्या करेंगे जांच करके, बताइए जरा हमें तो। देखिए खंड, अगर दूसरी बात अगर देखा जाए, जो पंचायत भवन बना था अभी देखिए उसमें जो है पंचायत भवन में कंप्यूटर सहायक की भर्ती किया गया कि जो गांव के कागजात हैं, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, खतौनियां, अन्य ऐसे कोई भी कागजात हो जो जहां लोगों को पंचायत भवन से मिल सके, ऐसे पंचायत भवन को सरकार मानदेय भी दे रही है। लेकिन लगभग 5 साल का समय लगभग पूरा हो रहा है और आज भी उसमें ताला लटका हुआ है, और पंचायत कंप्यूटर सहायक ऑपरेटर उसको हर महीने जो है मानदेय मिल रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये होगी कि जब आखिर में कंप्यूटर ऑपरेटर वहां जाता नहीं है तो किस आधार पर उसे मानदेय मिल रहा है। और दूसरी बात, जो सरकार के द्वारा लाखों रुपए लगा करके पंचायत भवन का निर्माण कराया गया, जो उसमें कैमरे या अन्य उपकरण की सामग्री की जो व्यवस्था की गई, आखिर में किस लिए किया गया जब वो पंचायत भवन ही बदहाल है। सवाल तो यही है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदार अपने आंखों पर पट्टी बांध करके आराम से कहीं मौत, आराम की नींद ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनको। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो पंचायत भवन बना है, वहां पर तालाबंदी है, ताला लटका हुआ है, तो बिल्कुल मानदेय मिलेगा ही भाई। वो तो जो नौकरी है उसको तो यही कहा जाता है ना कि सरकारी सिस्टम से जितना लाभ उठा सको उठा लो। इसीलिए क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। अगर सरकार के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करेंगे
तो आपको उस पैसे पाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर इस तरीके की संस्थान में अगर आप जुड़ते हैं, इसीलिए भारत में कई सारे लोगों का ड्रीम है कि उनको सरकारी नौकरी मिले। और यकीन मानिए, उस ड्रीम में अगर मान लेते कि 80% लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, 80 नहीं 100% लोगों को, 100% में शायद ही 3 से 4% लोग ऐसे होंगे जो नौकरी जब मिल जाती होगी ना, तो उसमें से शायद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करते होंगे। अन्यथा सभी को पता है कि सरकारी नौकरी से केवल उनकी जिंदगी सेफ है, उनके परिवार की जिंदगी सेफ है, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो काम करें या फिर ना करें। शायद यही हालत है कि जो पंचायत भवन बने हैं और जो सहायक जो वहां पर रखे गए हैं, उनको मानदेय तो मिल रहा है पर उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर वहां पर ताला बंद होगा तो क्या काम करेंगे, खुद समझ से परे है। तो तमाम जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, सवाल आप ब्रजेश से पूछेगा कि आखिरकार अगर आप वहां पर कमरों में ताला ही बंद करके रखेंगे पंचायत भवनों में, तो जो लोग रखे गए हैं काम करने के लिए वो क्या काम करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जरूर जरूर जवाब लीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार कब तक इसी तरह चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश, इस तमाम जानकारी के लिए। बाबू अभिषेक सिंह भदोही से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपके यहाँ से एक बड़ी खबर आ रही थी, मास्टर साहब के पूरा का पूरा खबर जो है वो इस वक्त वायरल है भदोही से। पहली बात तो ये बताइए, भदोही के कौन से इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर मास्टर बच्चों से इस तरीके की बातें करते हैं और उनको शर्म तक नहीं आती? जी, आवाज नहीं आ रही है जी, क्या जा रहा है? अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? कुछ नेटवर्क इशू है, अभिषेक के पास आवाज नहीं जा पा रही है। लेकिन भदोही से एक बड़ी खबर है और ये खबर कहीं ना कहीं उन तमाम शिक्षकों के ऊपर भी सवाल खड़े करती है कि आखिरकार किस तरीके से एक शिक्षक बच्चों के साथ अशोभनीय बातें करते हैं। और जब इस तरीके की बातें बच्चे कहते हैं तो अपने आप में समझ में आता है कि किस तरीके से टीचर का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति जो होना चाहिए उससे कितना अलग है, और जो बातें नहीं करनी चाहिए बच्चों से उस तरीके की बातें शिक्षक कर रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी बात। अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? जी अखंड। अभिषेक, ये क्या है पूरा मामला जो एक टीचर का पूरा मामला निकल करके सामने आ रहा है कि बच्चों को वो बड़ी अशोभनीय बातें बताता है और बड़े उलझुल सवाल, अनाप शनाप सवाल पूछता है? क्या है पूरा मामला, कौन से इलाके का, भदोही का, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी अखंड जी, जिस तरीके से लगातार जो है कि प्राथमिक विद्यालय हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, वहां पर शिक्षकों का जो बच्चों के साथ तालमेल रहता है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कमियां देखने को मिलती है। इस वक्त जो भदोही से एक खबर जो है वायरल हो रही है उसमें जो शिक्षक है, शिक्षक जो है कि बच्ची के साथ जिस तरीके से बातचीत कर रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शर्मसार करने वाला है। जो शिक्षक जो है कि व्यवस्था को बिल्कुल भंग करने वाली जो बातचीत है, जिस तरीके से लगातार भारत देश में शिक्षकों को एक प्रधान माना जाता है, उसके भविष्य के लिए शिक्षकों को एक अलग जिम्मेदारी दी गई है कि अगर परिवार में माता पिता के बाद अगर किसी का सबसे अहम योगदान रहता है तो वह शिक्षक का रहता है। लेकिन एक शिक्षक अगर एक विद्यार्थी के साथ इस तरीके का व्यवहार करे तो ये बिल्कुल अशोभनीय कार्य है। जी अखंड। अब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए एक शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका में होता है। और अगर शिक्षक ही इस तरीके का काम करेगा, बच्चों से इस तरीके की बातें करेगा, और कहीं ना कहीं बच्चों के मन पर, उनके दिमाग पर, मस्तिष्क पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, ये एक सोचनीय विषय है। और भदोही में अगर इस तरीके से टीचर बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे, इस तरीके की बातें करेंगे, तो कैसा कल्चर वो स्थापित करेंगे, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। जी, मैं शिक्षकों के लिए यही बताना चाहूंगा, भदोही जनपद में कुछ ऐसे वास्तव में प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर वास्तव में तस्वीरें बदलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसे प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं जो विद्यालयों की तस्वीर बदलने में पूरी अहम प्रयास करें, जैसे कि भोलईपुर विद्यालय जो हमारे भदोही में है, चौड़ी न्याय पंचायत के अंतर्गत आता है। उस विद्यालय की स्थिति मैं आपको अखंड जी बताऊं, उस विद्यालय की स्टोरी भी IBC 24 यूपी दिखाएगा और दर्शक देखेंगे कि जिस तरीके से विद्यालय की व्यवस्थाओं में बिल्कुल बदलाव देखने को मिला है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सरकारी विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे अध्ययन करें और उसमें जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल सुचारू रूप से चले, तो वही हाल भोलईपुर विद्यालय में देखने को मिलता है। वहां जितने अध्यापक हैं बिल्कुल सक्रिय हैं, सारे बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हैं, संगीत के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, राज्य स्तर तक उनका अव्वल स्थान रहता है। इसके साथ साथ एक अभी मैं गया था, एक दिन जो है घराव विद्यालय पड़ता है, वो जो है कि जिला कृषि कार्यालय के जस्ट जो है कि अपोजिट में है।
वहां पर भी विद्यालय में भी जब जो है कि आईबीसी 24 यूपी की टीम पहुंची, तो वहां के बच्चों का जो प्रतिभा है, प्रतिभा देखने के बाद यह वास्तव में आश्चर्यचकित मैं हुआ कि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, कुछ ऐसे अध्यापक है जो वहां के बच्चों को अपना बच्चा समझ करके उनके भविष्य की चिंता करते हैं और उनके भविष्य के बारे में, अव्वल भविष्य के बारे में बिल्कुल प्रयास करते हैं। जैसे कि संगीत का क्षेत्र हो, संगीत के क्षेत्र में बच्चों का अगर शुरुआती रुझान रहता है तो उनको अगर कहीं न कहीं कुछ व्यवस्थाएं, इंस्ट्रूमेंट मिलती है तो वो बेहतर कर पाते हैं। तो वहां वह देखने को मिला, जो कक्षा 3 में बच्ची पढ़ती है, कक्षा 4 में बच्चा पढ़ता है, वह भी संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो यह बड़ा जो है कि मुकाम देखने को मिल रहा है भदोही जैसे जिले में, जो भदोही क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के शिक्षक हैं उनको राज्य पुरस्कार भी प्राप्त होता है। और यहाँ के शिक्षकों में एक अलग लालसा देखने को मिलती है। मैं हर न्याय पंचायत में एक विद्यालय आईबीसी 24 दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा कि ऐसा भदोही जनपद विद्यालय है जो पूरे प्रदेश को एक आईना दिखाने का काम करता है। लेकिन जो ये खबर सामने आ रही है शिक्षक का, तो बिल्कुल शर्मसार करने वाला है। जिस तरीके से यह घटना देखने को मिल रही है, इस पर आगे आईबीसी 24 यूपी की पूरी पड़ताल करेगी और पूरी सच्चाई दिखाएगी कि यह जो कारनामा है ये बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसे कारनामों पर बिल्कुल शिक्षकों पर सवाल उठता है। जो वास्तव में शिक्षक प्रयास कर रहे हैं देश को बदलने की, उनके नीयत पर जो है कि एक खोट पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, ऐसे शिक्षकों की वजह से तमाम शिक्षकों पर सवाल खड़े होते हैं और बिल्कुल सही बात है कि प्राथमिक विद्यालय एक बड़ा विद्यालय, शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन कुछ शिक्षकों की वजह से वहां की स्थितियां बद से बदतर हो गई। लेकिन योगी सरकार लगातार स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, इसी को लेकर के प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात एक बात और बताना चाहूंगा मैं, शिक्षक है, शिक्षक हैं जो अभिषेक, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझ करके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और तमाम जगहों पर ऐसे शिक्षकों की एक भरमार सी है जो अपने पैसों से, व्यक्तिगत राशि से कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए ना सिर्फ प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, एलईडी लाइट्स का प्रबंध कर रहे हैं, पंखे, तमाम की एक मॉडर्न स्कूल बनाया जा सके। तो तमाम ऐसे शिक्षक भी कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं जो शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं और अपने स्कूल की तस्वीर अपने पैसों से बदलना चाहते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि सरकार जब उनको पैसा देगी तब उनके जो स्कूल का जो लुक है या फिर स्कूल की जो दशा है उसको बदलेंगे। बताइए, कुछ आप क्या रहे थे अभिषेक? जी अखिल जी, मैं कुछ बताना चाह रहा था। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए, तो जो जिस तरीके से स्वास्थ्य में प्रथम उपचार के दृष्टिया अगर हम आप प्राथमिक उपचार के लिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति पे जाते हैं, तो हमारी सरकार जो है कि पहले से यह तक प्रयास की है कि आपका जो प्राथमिक शिक्षा है, प्रथम शिक्षा है, जो प्रथम शिक्षा प्रणाली है, वो प्राथमिक शिक्षा में जो है कि उत्पन्न हो। ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश का तबका है, चाहे बड़ा तबका हो चाहे छोटा तबका हो, आज के 10 वर्ष पहले भी और आज के समय भी प्रथम शिक्षा की जो प्रणालियां हैं उसमें प्राथमिक शिक्षा जो जो केंद्र बनाए गए हैं, जो भी गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वहीं पर जाकर के प्रथम शिक्षा जो है कि बच्चा लेता है और वहीं से अपने संस्कार के बारे में, अपने आदर्श के बारे में जानने का प्रयास करता है। और वहाँ के शिक्षकों का भी एक अथक प्रयास रहता है कि अगर बच्चा प्रथम दृष्टि आया है, चाहे 3 वर्ष का हो चाहे 5 वर्ष का हो, उसको जो प्रथम दृष्टिया जिस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि आम बोलचाल में उसको संस्कार सिखाया जाता है कि माता पिता जी को कैसे बातचीत करनी है, क्या क्या ट्यूशंस रहते हैं, किस तरीके से अल्फाबेट के नॉलेज दिए जाते हैं। तो ये प्रथम दृष्टिया जो प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जो है कि केंद्र में दी जाती है, वो बिल्कुल अहम जो है कि पहल है। और इसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार अब अहम बना रही है, उसके कहीं ना कहीं बड़ा जो है कि बड़ी सफलता देखने को मिलने की उम्मीद देखी जा रही है। अब बिल्कुल अभिषेक, सब कुछ निर्भर करता है कि किस तरीके के शिक्षक हैं। अगर शिक्षक अच्छे हैं तो तस्वीर बदली जा सकती है और तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है कि शिक्षक ने अपने स्कूल की दशा बदल दी है, जिससे बच्चों की जो दिशा है वो भी बदली बदली सी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन शिक्षकों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ना सिर्फ बच्चों पर बल्कि स्कूल की दशा और दिशा पर भी। और अगर कोई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझता है तो बखूबी निभाते हुए बता सकता है कि वो क्या कुछ कर सकता है। आपको बता दें कि मानसून लगातार अपने अंत पड़ाव पर है और सबसे बड़ी बात है कि अभी जब लाइव चल रहा था उस दरमियान भी राजधानी लखनऊ में खुलकर जो मेघ है वो बरसे हैं और बादल बरस रहा था। फिर से बारिश के बाद, करीब आधे घंटे की बारिश के बाद एक बार फिर से यहाँ पर धूप निकल गई और बताया जा रहा है, मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में जो बरसात लगातार हो रही है इससे लोगों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं जो मौसम है वो बरसात का जो मौसम है उससे विदा लिया जा सकेगा और लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल अभी 3 से 4 दिन तक इसी तरीके से बारिश होगी, कहीं
कभी धूप होगी तो कभी बारिश होगी। फिलहाल 3 से 4 दिन तक राहत जरूर नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।